नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित उसकी शिकायतों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितता से संबंधित कांग्रेस के आरोपों को 29 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि पार्टी पूरे चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता के बारे में उसी तरह का संदेह पैदा कर रही है जैसा उसने अतीत में किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे एक पत्र में आयोग ने कहा था कि इस तरह के तुच्छ और बेबुनियादी संदेह अशांति पैदा करने की क्षमता रखते हैं। वहीं अब चुनाव आयोग के इस पत्र के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक जवाबी चिट्ठी लिखी है। पार्टी ने चिट्ठी में कटाक्ष करते हुए कहा है कि आयोग ने इस मामले में खुद को ही क्लीन चिट दे दी। पार्टी ने कहा कि हमने हमारी शिकायतों पर आपकी प्रतिक्रिया का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। हम आम तौर पर इसे छोड़ देते, लेकिन आयोग की प्रतिक्रिया का लहजा और भाव, इस्तेमाल की गई भाषा, कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए आरोप हमें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करते हैं। हम नहीं जानते कौन है जो माननीय आयोग को सलाह दे रहा है या मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग यह भूल गया है कि यह संविधान के तहत गठित एक निकाय है जिस पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करने का उत्तरदायित्व है। कांग्रेस ने लिखा कि अगर चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहा तो पार्टी के पास ऐसी टिप्पणियों के लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों से बार बार खोखले वादे करके देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को नष्ट किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की चिंता करने की बजाय पीएम मोदी को सत्य का सहारा लेकर अपने पद की गरिमा को बहाल करने पर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा यह कहे जाने के बाद आई है कि कांग्रेस लोगों से ऐसे वादे करने के कारण पूरी तरह बेनकाब हो गई है जिन्हें पार्टी जानती है कि वह कभी पूरा नहीं कर पाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति से सावधान रहना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव जयराम रमेश भी पीएम मोदी के इन आरोपों का जवाब दे चुके हैं। जयराम रमेश ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का क्या कहना। उनका सही जवाब कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्रियों ने दिया है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती से भी सच नहीं बोला वह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से जुमलेबाजी में लगे हुए हैं उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। यह देखकर हंसी आती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री टीके शिव कुमार ने आज शनिवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस की आलोचना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2023 और 24 के लिए राज्य की जीडीपी वृद्धि 10.2% है, जो राष्ट्रीय औसत 8.2% से अधिक है। दरअसल आपको बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस विकास करने की तुलना में अंतर पार्टी राजनीति और लूट पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि यहाँ तक कि मौजूदा योजनाओं को वापस लेने की योजना भी बना रही है। केमी बेटनॉक शनिवार को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बन गई हैं। केमी बेटनॉक ने कंजर्वेटिव पार्टी को उसके मुख्य सिद्धांतों पर वापस लाने का वादा किया है ताकि मतदाताओं के भरोसे को फिर से जीता जा सके। बता दें कि 44 साल की केमी बेटनॉक ब्रेक्सिट की प्रबल समर्थक हैं। उन्हें उनके खुले विचारों और प्रवासियों के मुद्दों, ट्रांस समुदाय के अधिकारों पर कड़े रुख को लेकर जाना जाता है। पहले इस पद पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, जिनके नेतृत्व में जुलाई में कंजर्वेटिव पार्टी ने साल 1832 के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन किया था। साल 2024 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी
200 से अधिक सीटें हार गई थी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आज शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने द्वारका इलाके से बोतल में भरकर लाया गया गंदा पानी सीएम आवास के गेट पर डाल दिया। स्वाति मालीवाल ने आतिशी को चेतावनी देते हुए बताया कि अगले 15 दिन में यह हालात ठीक नहीं किए गए तो अभी एक बोतल लेकर आए हैं एक सैंपल के तौर पर। इसके बाद लोगों के घरों से गंदे पानी को भरकर टैंकर में लाएंगे और मुख्यमंत्री के घर के बाहर डालूंगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं द्वारका के सागरपुर में गई थी। वहां पर लोगों ने मुझे बुलाया था क्योंकि वहां की बहुत बुरी हालत है। मैंने वहां देखा कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गली गली में गंदगी फैली हुई है और पीने के पानी का बुरा हाल था। मैंने जब एक घर का नल खोला तो पीने के लिए काला पानी निकलने लगा। उसी पानी को बोतल में भरकर मुख्यमंत्री को दिखाने लेकर आई हूँ। मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब एक मुख्यमंत्री का घर बनता है तो उसके अंदर 15 करोड़ की लागत लगती है और उसमें वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम बनाया जाता है। ये नेता दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। अभी दीपावली का त्योहार था, फिर छठ आने वाला है, आज गोवर्धन पूजा है और यह है दिल्ली सरकार का तोहफा दिल्ली वालों के लिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका की ओर से भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर बयान देते हुए कहा कि हमारी समझ ये है कि इन कंपनियों ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। इस मुद्दे पर स्पष्टता के लिए हम अमेरिका के संपर्क में हैं और भारत इन प्रतिबंधित कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि कंपनियों को निर्यात से संबंधित नियमों के बारे में बताया जा सके। इस मसले पर संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 30 अक्टूबर को यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय नागरिकों सहित करीब 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां रूस को वो सामान उपलब्ध करवा रही हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। हरियाणा चुनावों के संबंध में पार्टी की शिकायतों पर आए चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 20 सीटों पर शिकायत की। हमारे पास दस्तावेज थे, हमने उन्हें प्रस्तुत भी किया। हमने चर्चा की और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया, यह कोई जवाब नहीं है। हमारे विशिष्ट आरोप शिकायतें, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, उन पर कोई जाँच नहीं की गई। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप एक चुनावी संस्था हैं, एक संवैधानिक संस्था हैं। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप समझे कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य सुनना है, पार्टियों को गाली देना नहीं है और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेशों पर काम करना नहीं है। आप एक संवैधानिक संस्था हैं। हम वीवीपैट पर चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। उन्होंने हमसे 1-1.5 साल तक मुलाकात नहीं की, जबकि हमने उनसे मिलने की कोशिश की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि आज शनिवार सुबह खानियार इलाके में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया और 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शहर के घनी आबादी वाले खानियार इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया क्योंकि आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। अब शुक्रवार की शाम को हुए इन चरमपंथी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जैसे ही हुकूमत यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई और ये होने लगा है, मुझे शक है कि कहीं ये वो लोग तो नहीं कर रहे जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? उन्होंने एएनआई को दिए बयान में कहा कि इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन ये कर रहा है। उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। पकड़कर उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में दूसरे टकराव बिंदु देपसांग में सत्यापन गश्त शुरू कर दी है। सरकार ने आज शनिवार को यह जानकारी दी।
आपको बता दें कि इससे पहले पूर्वी लद्दाख में 2 टकराव बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को डेमचौक में गश्त शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन के साथ पीछे हटने के समझौते के बाद डेमचौक और देपसांग दोनों में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर सत्यापन गश्त शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब बसपा प्रमुख मायावती का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है, तब से भाजपा और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और बसपा ने यहां काफी समय से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव में जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। मायावती ने कहा कि जबकि वास्तव में यह होना चाहिए कि पीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत के माफीनामे पर शिंदे गुट की नेता और मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा कि सवाल ये उठता है कि क्यों उनके यानी अरविंद सावंत के बगल में अमीन पटेल हंस रहे थे। आपको चर्चा करनी है तो मुद्दों पर कीजिए। और आज मैं शिवसेना यूबीटी से पूछना चाहती हूं कि संजय राउत के बयान पर जहां वे कहते हैं कि माफी क्यों मांगनी, आपका क्या स्टैंड है? मैंने 2014 से 2019 तक अरविंद सावंत के लिए राजनीतिक कैंपेन किया, तब मैं आपके लिए लाडली बहन थी और अब इम्पोर्टेड माल बन चुकी हूँ। जब मुझे नकार कर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं। शाइना एनसी ने पूछा कि शिवसेना यूबीटी को साफ करना चाहिए कि उनका रुख क्या है, माफी मांगना या माफी ना मांगना। चुनाव के माहौल में काम के ऊपर बात कीजिए, लेकिन फिर आप एक महिला को निशाना बनाते हैं और 30 घंटे के बाद माफ़ी मांगते हैं जब एफआईआर दर्ज होती है। मैं एक महिला हूं, लेकिन मैं एक माल नहीं हूं। जो भी नेता विपक्ष में हैं वे चुप क्यों हैं? मैंने हमेशा उनका पक्ष लिया है, लेकिन आज वे लोग चुप हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अपने एक बयान में अरविंद सावंत ने बिना नाम लिए शाइना एनसी के लिए कहा था कि उनकी हालत देखिए आप, जिंदगी भर वो भाजपा में रहीं, फिर वो दूसरी पार्टी में गईं। हमारे यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। अब उनके इस बयान के खिलाफ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने कानूनी कदम उठाते हुए कल 1 नवंबर को एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद सावंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।